के ने क्या करता है कि दीपू जाट, मगन मेघवाल को एक दीपू जाट है, वो आता है और उसको लकड़ियों से लकड़ी उठा के मारते मारते पीटते पीटते उसको तोड़ देता है, पूरा हाथ पांव तोड़ देता है, बहुत मार मारता है, तोड़ देता है। मामला दर्ज होता है, कार्रवाई जीरो, कुछ नहीं। अभी आपने हाल ही फिलहाल में पिछले साल आपने सुना होगा जब मेघवाल जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिसको राजपूत टीचर था, थप्पड़ मार दिया घड़ा से पानी पीते वक्त और वो अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सब अब मैंने कहा था स्ट्रीम पूरे मीडिया में हाईलाइटेड हुआ था। एक मेघवाल था, उसने मूंछ रखा हुआ था, उसको इन लोगों ने गोली मार दी, मूंछ रख रहा है तो मूंछ पर चलने का अधिकार नहीं है, बुलेट पर चलने का तुझे अधिकार नहीं है। आप देखिए ये घटनाएं इतनी सरेआम और इस तरह से होती हैं भारत में, और लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज क्यों नहीं प्रतिक्रिया देता है, बहुजन समाज क्यों नहीं हथियार उठाता है। बहुजन समाज हथियार उठाते ही उसको नक्सली घोषित किया जाता है, उसको तुरंत अपराधी घोषित किया जाता है, फिर उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो बेचारा उसका ख़त्म ही कर दिया जाता है पूरा पूरा। तो न तो न्याय मिलने की संभावना उसको हथियार उठाने पर है, और न ही उसको आप समझिए कि जो भारत के जो न्यायालय व्यवस्था है उससे भी नहीं मिल पाता। सामाजिक संरचना देखिए जातिवाद की। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरा केस देते हैं। इसके बाद जनवरी 2015 में चेनाराम मेघवाल नामक एक दलित युवक को दीपू जाट अपने साथ ट्रैक्टर पर बैठा के ले गया। देखिए, फिर उसकी हत्या कर दिया, पीट पीट के उसको मारा, फिर उसकी हत्या कर दिया। मृतक के पिता मोहनलाल मेघवाल पर फिर सब मिलकर इतना प्रेशर डालते हैं कि भाई साहब वो हत्या जैसे संगीन अपराध से समझौता है। भारत में ये भी कानून है ना, समझौता कर लीजिए लो, समझ रहे हैं, समझौता कर लीजिए लो, ले दे के इधर उधर कर लीजिए लो। सोचिए इतना प्रेशर डाल के कि उसके पिता को हत्या जैसे संगीन, उसके बेटे को ले जाके जबरन मार देते हैं, और फिर उसके बाद से उनको समझौता करा के केस रफा दफा कराया जाता है। 4 माह पहले ही संपत नामक दलित युवक की भी हत्या कर दी गई। 21 अप्रैल 2015 को अपने खेत में सो रही एक दलित विधवा के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। मामला दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए, दलित विधवा है तो भाई साहब उसका बलात्कार करने पहुंच जाते हैं, और जब वो मामला दर्ज भी होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं। अंततः 14 मई को एक तरफा नरसंहार हो गया। 14 मई को तो ये जो नरसंहार हुआ है ये नहीं भी हो सकता, बच सकता था। पुलिस जो इन्फॉर्मेशन वो सही समय पर पहुंचती तो वो नरसंहार बच सकता था, लेकिन नरसंहार होने दिया गया। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ पहला हमला कैसे हुआ। तो पहला हमला हुआ था 20 अप्रैल 2015 को, चिमनाराम जाट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ये कितना ऑथेंटिक है, कहाँ से दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा भंवर मेघवंशी जी की किताब है, और इस किताब का जो रेफरेंस लिया गया है वो सारे की सारे रेफरेंसेस सीबीआई रिपोर्ट से ली गई है, उठाई गई है। जो जांच हुआ है उसका है, कोर्ट न्यायालय है उससे हुआ है। इसके अलावा और भी जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो फैक्ट चेकर्स हैं, अल्ट न्यूज और भी कई सारे फैक्ट चेकिंग जो वेबसाइट्स है, उन सब से सारा तथ्य उठाया गया है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चिमनाराम जाट के बेटे कानाराम और ओम प्रकाश चैसानी मशीन लेके आ जाते हैं, रताराम की इस जमीन पर सिंचाई खिचड़ी को उखाड़ने लगते हैं। अब एक्चुअल में जो प्लॉट आता है वो आ जाता है मेघवाल फैमिली को, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जाते हैं झोपड़ी उपड़ी बनाते हैं, उस प्लॉट में रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो ये सब क्या कर रहा है, चिमनाराम जाट जो है इसको दर्द होता है कि ये सब मेघवालों की इतनी हिम्मत कि ये सब अब जमीन पर रहेगा, इतना दिन से हम कब्जा कर अभी सब रहेगा। तो ये सब पूरा ले जाके सब उखाड़ उखाड़ करने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 वर्षों का छूड़ा खोलकर तलवार चलाने की, तलवार वलवार बाजने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास पे वहाँ मौजूद रत्नाराम व अन्य लोगों ने कड़ा विरोध करते हैं, जिसके चलते उक्त वक्त के लोग चले गए, धमकी देके उस समय वो चले जाते हैं। रत्नाराम ने इसकी खबर उपखंड अधिकारी और पुलिस थाना मेड़ता सिटी को दी, कार्रवाई की मांग करते हैं। जाते हैं पुलिस में बताते हैं कि भाई तलवार वलवार बाज रहे थे, सब आए थे धमकी देने मारने, सब उखाड़ उखाड़ रहे थे, तो आप लोग हम लोगों को जान माल की सुरक्षा दीजिए। पुलिस, आप जानते हैं पुलिस जो विभाग है वो बहुजनों के प्रति उसका किस तरह का एक्टिविटी है वो इस कांड में सबके सामने जाहिर हो जाता है। कुछ नहीं कार्रवाई होती है। तो 21 अप्रैल 2015 को जो जाट समुदाय हैं, इसका ओमाराम, कानाराम, ये सब मिल के रात के अंधेरे में जाते हैं सब। अब वहाँ पे एक महिला जो दलित विधवा हैं वो सो रही हैं, उनका बलात्कार करने का प्रयास करते हैं सब।
तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। अचानक हमले से वो चिल्लाने लगती है, जब चिल्लाती हैं तो बहुत सारे लोग अगल-बगल के सारे लोग आने लगते हैं, तो जब आते हैं तभी भागते हैं सब, समझ रहे हैं? तो फिर ये पुलिस के पास जाते हैं, मामला दर्ज ही नहीं किया जाता है, ठीक है? तब पीड़िता कोर्ट में जाती है कि भाई ये सब हमारे घुस के हमारा बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं सब। तो कोर्ट तक जाती हैं, सीआरपीएफ की धारा 156(3) के तहत ये मामला दर्ज करवाना पड़ता है, कोर्ट से करवाना पड़ता है, पुलिस नहीं कर रही है। यहाँ देखिए, अब क्या होता है कि इनको खेत से 1 मई 2015 इनको खेत से निकालो, इनको खेत से निकालने की जैसे जो प्लॉट आ गया था जहाँ पे लोग झोपड़ी वगैरह बना के रहने लगे थे, मेघवाल फैमिली, इनको निकालने का देखिए कैसे प्रयास किया जाता है। तो पुलिस थाना मेरठ में ये सब एफआईआर दर्ज होता है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। पीड़िता जो है, जो वो जिनका बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ससुर रत्नाराम के खेत में परिवार सहित निवास करती हैं। 21 अप्रैल को अपनी झोपड़ी में अकेली सो रही थी, 2 बजे ये सब आए थे, ये किए थे, जब मैं चिल्लाई, ये जाके वहाँ लिखवाती हैं कि मैं रात में सो रही थी 2 बजे, रात के 2 बजे कान्हा राम जाट, ओम राम जाट, धाक राम जाट और दयाल राम जाट हथियारों से लैस होकर आए और उनके साथ ज्यादती करने का प्रयास कर रहे थे, हथियारों के साथ। जब मैं चिल्लाई तो मेरे ससुर रत्नाराम, पंचाराम तथा देवर मुनाराम बचाने के लिए आ गए। आरोपियों ने जातिगत गालियां दी कि ठेड़, नीच, खमीड़ो, आपको ये पता होगा, ठेड़ बोलते हैं, डेढ़ बोलते हैं, नीच, जो इनके जवानों पर रहता है, गालियां देते हैं, गाली सूचक। अब आप सोचिए कि जातियों को क्यों गाली सूचक बनाया गया है? ये इस तरह से ये बोलते ही हैं, इनकी टोन ही है। तो इस खेत से निकलो, नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, ये धमकी भी दे रहे हैं सब। इस मामले की पुलिस अधीक्षक पूनाराम दूड़ी जो है, अब ये पूनाराम दूड़ी का सीबीआई में दिखाऊंगा, सीबीआई जब इनकी क्लास लगाती है तभी क्या बोले हैं, समझ रहे ना? तो दूड़ी को सौंपी गई, जो स्वयं भी एक जाट है। अब देखिए, जो दूड़ी है, पूनाराम दूड़ी, इसको रिपोर्ट लिखाया जा रहा है, खुद ही जाट है, और इनकी सीबीआई ने क्लास लगाई तो कह रहा है कि हमने मामले की गंभीरता से नहीं लिया था, ये वो। आप देखें पूरा सिनेरियो। क्यों बहुजनों का प्रतिनिधित्व जरूरी है सरकारी तंत्र में और हर जगह के तंत्र में? क्योंकि बहुजनों को न्याय नहीं मिलता। जब शोषणकर्ता जो है वो जिस जाति का हो, उसी के जाति के लोग जब पूरी शासन व्यवस्था में बैठे हों, न्यायालय में हर जगह बैठे हों, तो न्याय कहाँ से मिलेगा आपको? प्रतिनिधित्व आर्थिक आधार पर ही जो नौटंकी चला रहे हैं सब ना, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, इनके जोतल खेत में दौड़ा के ना, बहुत हड़गड़ासी से दौड़ाए इनको पकड़ के। ये धूर्त जो हैं, ये इसी व्यवस्था के देन हैं सब, ये पैदाइश हैं। जब मुगल आए थे भारत से, बीच में पैदाइश हो गए, इन लोगों को अक्ल बुद्धि नहीं आ पा रहा है, दिमाग नहीं खुल पा रहा है कि एक्चुअल में भारत की प्रॉब्लम क्या है। आर्थिक कर रहे हैं, आर्थिक नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में है कि जो बहुजन समाज है, जो भी शोषित वंचित है, उसका प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। ये नंबर का खेल नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये स्वयं ही जाट रहते हैं, जो पुलिस है पूनाराम दूड़ी, और जाटों के पक्षधर होने के आरोप, अब ये लोग आरोप इन पर लगते रहता है कि ये दलित के जब भी केसेस जाते हैं जाटों के खिलाफ तो ये कुछ नहीं करते हैं, ये चीज़ें इन पर आरोप पहले से ही लगते आए हैं। तो अब क्या होता है कि गांव में पंचायत बैठाते हैं सब सारे जाट मिलके कि भाई ये जो ज़मीन सरकारी रूप से दलितों को पहले से ही थी, हमने कब्जा किया था, तो क्या हम लोग ऐसे आसानी से छोड़ देंगे? वापस हमको कब्जा चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि सरकारी चीज़ों को धता बताते हुए अपना एक अलग से पंचायत, अवैध पंचायत, क्योंकि वहाँ पे जाटों की संख्या है, अपना एक अवैध पंचायत चलता है। और घटना के 4 दिन पहले पिकअप वैन में जाटों का दयाराम खदाव, रामनिवास खदाव, गेंगाराम डांगा, सुगनाराम, ये सारे नाम हैं, अन्य लोगों को उपरोक्त आए थे। और ये जाजड़ा के पूरा नाम मैं नहीं जानता, ये मतलब उनके बेटे जो है अर्जुन राम मेघवाल, ये बता रहे हैं। ये सब आते हैं और आके वो धमकी वमकी सब चीज़ ये दे रहे हैं। उनके पिताजी उस समय नहीं थे, रत्नाराम और पंचाराम घर पे नहीं थे। पिकअप से उतरकर गेंडाराम डांगा और अन्य मेरे पास आए। उस वक्त मैं खुद और कृष्णाराम थे। अब ये क्या होता है, कहते हैं कि 7 दिन के भीतर दलित जमीन खाली कर दे। धमकी दी जाती है बहुजनों को, 7 दिन के अंदर तुमको खाली कर देना है पूरी जमीन। अब इसके बाद से क्या होता है कि जब ये देते हैं तो ये लोग जाके पुलिस प्रशासन सब जगह कहते हैं कि देखिए हमारी ज़मीन है, हमको ही खाली करने के लिए बोला जा रहा है। ये लोग दौड़ रहे हैं, मतलब जितना हो सकता है वो दौड़ रहे हैं। अब ये सब क्या करते हैं, ये जाते हैं और जो कमोड़िया है, कमोड़िया जैसे जो सरपंच है,
सुनीता देवी, उसके ससुर रामकरण कमेड़िया, उनसे जाके मुलाकात, सब जाट ही हैं पूरा का पूरा वो सब। तो ये जाके मुलाकात करते हैं ये लोग और बोलते हैं कि आप लोग जो फैसला किए हैं पंचायत में उस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ये ठीक है नियम की नहीं है। तो बोल देता है वो कि देखो ये पंचायत का फैसला अंतिम है, जल्दी से जल्दी तुम लोग खाली करो यहाँ से, नहीं तो फिर से बैठा अभी अब फिर से दोबारा पंचायत बैठाएंगे और तुम लोग खाली करवा देंगे हम लोग, फटाफट तुम लोग खाली करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये मैं आपको किताब दिखाता हूँ आपको, ये डांगावास तली संहार न भूलो न माफ करो, भंवर मेघवंशी जी की किताब है। इस किताब को आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स मिलेगी। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ अब एक्चुअल में हुआ क्या इसमें। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया, दुष्कर्म खेत से निकालो, गांव की पंचायत होती है, दलितों को हटाओ वरना हम हटा देंगे। दलितों की मांगी थी, ये लोग मांगे थे, दलितों ने सुरक्षा मांगी। इन्होंने जाके कहा कि भाई देखो हम लोगों को मारने की पीटने की हथियार से लैस होके आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। और अब ये लोग जाके कह रहे हैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं जाटों का वर्चस्व है, तो कोई इनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि थानेदार नागाराम चौधरी भी जाट समुदाय से आते हैं, उन्होंने दलितों की अर्जी रद्दी की टोकरी के हवाले कर दी और दलित एसडीएम सोहनलाल कायल ने भी दलितों को ज्ञापन को फॉरवर्ड कर दिया, मगर सुरक्षा का आश्वासन कहीं से नहीं भी किया। वो तो फॉरवर्ड करते हैं लेकिन वो अर्जी जो है, जो जाट है नागाराम चौधरी, रद्दी के टुकड़े में फेंक देते हैं। थक हार कर रत्नाराम और उनका भाई पंचाराम उस समय अपने घर ही नहीं लौटे, रिश्तेदार में जाकर रात बिताते हैं। अब देखिए, अब आता है 14 मई जो नरसंहार का दिन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जिला प्रशासन की चेतावनी देकर डंगावास लौटे जाट समुदाय के लोग बेहद आक्रोशित थे। वे सीधी कार्रवाई चाहते थे। पहले बोल के गए थे सब कि 14 को पंचायत हो, जो भी होगा ये होगा। इसके लिए उन्होंने अगले ही दिन 12 मई को गांव में पंचायत बुलानी चाहिए, मगर दलित पक्ष का रत्नाराम गांव में नहीं था, इसीलिए गांव की पंचायत 14 मई को मुकर्रर कर दी गई। इन्होंने क्या किया, 14 मई को पंचायत का मुकर्रर किया। फिर 14 मई को प्रातः 9 बजे से ही गांव में जाट समुदाय के लोग जुटने लगे। सारा जाट जो है मिल के, और 14 मई को जो कहा कि इस दिन पंचायत करेंगे हम लोग हटाने के लिए, सब मिल के सब मिलने लगे। वहाँ पर उकसाने वाली बातें की गई और बाद में हथियारों से लैस होकर ट्रैक्टर, बोलेरो, पिकअप और 50 से अधिक मोटरसाइकिलों पर भीड़ सवार हुई। इस तरह तेजा पुत्रों ने दलित दमन के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले शासन प्रशासन पुलिस में मौजूद तेजा पुत्रों से इस सीधी कार्रवाई के लिए, यहाँ पे देखिए, पर्याप्त समय लिया जा चुका था। मतलब ये लोग क्या किए थे कि इन जो बहुजन समाज है, मेघवाल समाज है, उन लोगों का ये कहना है कि बाकायदे ये लोग पुलिस से सब जगह से बातचीत कर उड़ के ये लोग ले लिए थे समय कि हम लोग जा रहे हैं कांड करने, तुम लोग आना मत, चाहे जो भी करना। ये आरोप है क्योंकि पुलिस वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता है, पुलिस कई घंटा आई ही नहीं, सोचिए, खबर करने के बाद भी। तो डंगावास के जाट समुदाय को कानून को ठेंगा दिखाने की यह ताकत कहाँ से मिली, सवाल करते हैं लेखक। कहाँ से मिली कि ये कानून को ही ठेंगा दिखा रहे थे? तो कहते हैं यह मिली राजनीति और नौकरशाही में भरे पड़े उनके ही जाति के लोगों से। अब देखिए क्यों प्रतिनिधित्व जरूरी है, जाति आधारित प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है, यहां से आप लोग समझिए। क्योंकि अगर आप जाति आधारित नहीं रखेंगे, आप गरीबी आधारित रखेंगे, तो क्या होगा कि ब्राह्मण अपना गरीब दिखाएगा, जाट अपना गरीब दिखाएगा, राजपूत अपना गरीब दिखाएगा, कायस्थ अपना गरीब, सब उस सीट पर भर लेगा। और वहाँ पे चाहे पुलिस हो, चाहे नौकरशाही हो, न्यायालय हो, या कहीं पे भी जब बहुजन समाज के लोग नहीं होंगे तो उनको जेनोसाइड किया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, और उनका हक सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब ये लोग केस फाइल करने जाएंगे, जब ये FIR दर्ज, तो रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो इसीलिए जाति आधारित आरक्षण क्यों जरूरी है, ये यहां से आपको ग्राउंड लेवल से पता चलता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि भरे पड़े थे। डंगावास में यही देखा जा सकता है। नरसंहार के समय वहां पर सचिव जो था वो टेलाराम जाट था। ध्यान से अब देखिएगा कि ये जो नरसंहार किए थे, इन लोगों का कैसे वर्चस्व था। पहले तो वहां का जो सचिव है टेलाराम खुद जाट है। सरपंच जो है सुनीता कमेड़िया, वो भी जाट थी।
पटवारी लूनाराम जाट था, पटवारी भी जाट, थानेदार नागाराम भी जाट था, डीवाईएसपी भी पूनाराम जाट था, देख रहे हैं डीवाईएसपी, और एडिशनल एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान वो भी जाट था, वीडियो नारायण राम वो भी जाट था, प्रधान किरण मेहरिया वो भी जाट था, और जिला प्रमुख सुनीता चौधरी वो भी जाट थी, जिला प्रमुख चौधरी वो भी जाट थी, राज्य सरकार के मंत्री अजय सिंह किलक वो भी जाट थे, और अभी भी है उनका डांगावास ननिहाल 2018 की किताब है ना ये, और नागौर के सांसद सीआर चौधरी जाट का भी ससुराल डांगावास में है। तो ये देखिए नागौर का जो सांसद है सीआर चौधरी, उनका भी ससुराल वहीं डांगावास में, पूरा जाट लोग हैं, पूरा अमला जाटों का। फिर डर किस बात का, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, डर किस बात का। इस तरह बेखौफ होकर दलितों के पूर्व नियोजित एक तरफा नरसंहार को घृणित तरीके से अंजाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं जब प्रतिनिधित्व में जो वर्चस्व, जिस तरह से ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व, ये तथाकथित किसी भी जाति का अगर सिस्टम में पूरा जब वर्चस्व हो जाता है तो उनके जो छुट्टे ये छुटभैये जो होते हैं, इन लोगों के खून में देखे कैसे उबाल मारता है। इनको लगता है कि हम किसी का बलात्कार कर देंगे, किसी का हत्या कर देंगे, किसी के साथ कुछ कर देंगे तो हमारे बचाने वाले तो सब हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इसीलिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी जितना प्रतिशत जनसंख्या है उतना प्रतिशत सिस्टम में हिस्सेदारी, इसीलिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, समझ रहे ना। हर जाति का प्रतिनिधि होना चाहिए सिस्टम में, नहीं है तो ये पूरे के पूरे जातिवादी जो हैं, देखे किस तरह के घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। और भारत में आज तक जातिवाद जो हो रहा है उसका यही कारण है कि बहुजनों का प्रतिनिधित्व काट के हटा रखा था। पूरा ब्राह्मणिकल जो हिंदू समाज जिसको कहते हैं, इन लोगों ने प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया। इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम है। अब आते हैं पसाड़ युगिन बर्बरता, यानी कि हत्या में हत्याकांड हुआ कैसे था। अब क्या होता है कि ये जो 14 तारीख है तो सारा पंचायत के लिए सारा जाट इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद से ये पूरे गाड़ी से सारी चीज़ों पर लैस होके और ये चलते हैं। जाटों के हथियारों से लैस उग्र भीड़ ने अब खेत में जो इन लोगों का घर रहता है, जो खेत जहाँ पे झोपड़ी उपड़ी बना के रह रहे थे, जो इन्हीं लोगों के नाम पे जमीन थी, वहाँ पे जाते हैं सब। मौजूद 16 दलितों को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पे 16 दलित लोग थे, उन 16 को ये सब घेर लेते हैं, बिना किसी चेतावनी के धावा बोल देते हैं, कोई चेतावनी नहीं, सीधे टूट पड़ते हैं। घेराबंदी ऐसी थी कि कोई भाग कर नहीं जा सकता था, क्योंकि ये पूरा भीड़ से लैस होकर चारों बगल से गोल गोल घेरा में जाते हैं और किसी को भागने नहीं देते। अब क्या करते हैं ये, वहां मौजूद 5 दलित महिलाओं को एक तरफ ले जाया गया। 5 जो महिला थी उनको उठा ले गए एक साइड में। अब उनके साथ क्या किए हैं सब वो आगे मैं बताऊंगा, पहले ये सुनिए। और बाद में पुरुषों पर आक्रमण शुरू हुआ। रत्ना राम 65 वर्ष, पोकर राम 40 वर्ष, पांचा राम 55 वर्ष को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। ट्रैक्टर ले गए थे, ट्रैक्टर ही चढ़ा दिए, सब कुचल दिए उस ट्रैक्टर से ही। इतना ही नहीं बल्कि मजदूर नेता पोकर राम, जिसे बार बार रियाबड़ी थाने का हिस्ट्री सीटर बताया जाता रहा है। अब एक मजदूर नेता थे पोकर राम, ये भी मेघवाल थे, और उस घर की जो बहू थी उसके ही भाई थे पोकर राम। तो इनको हिस्ट्री सीटर बताया जाता था, क्योंकि इनके अपने कुछ रहे होंगे, मजदूर नेता थे तो इनका अपना हिस्ट्री। इनको बहुत बुरी मौत मारते हैं सब। आप ये देखिए, क्योंकि वह एक प्रतिरोध करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो आसानी से इन लोगों के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं था, प्रतिरोध करता। तो उसको क्या करते हैं सब ये, वह रत्ना राम की पुत्रवधू पड़ी का भाई था, उसने अपने भाई गणपत राम के साथ वहां मौजूद था वो भी। तो उसे ट्रैक्टर से रोदने के बाद उसकी आंखों में जलती लकड़ियां घुसेड़ देते हैं सब। पहले ट्रैक्टर से कुचलते हैं उसको, उसके बाद से आग जलाते हैं लकड़ी में, गरम गरम लकड़ी उसके आंखों में घुसेड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका लिंग नोच के निकाल देते हैं, मतलब उसका लिंग जो है नोच के उखाड़ देते हैं। ये देखिए, फिर क्या करते हैं, उसका पांव काट देते हैं, पैर उसका काट देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, लगभग हर एक पीड़ित दलित के हाथ पांव तोड़ देते हैं। जितना भी वहां पे मेल थे,
जो दलित मेघवाल लोग, उनका क्या करते हैं, सब हाथ पांव तोड़ देते हैं। हालत यह, जो करता धरता थे उन्हें चुन चुन कर मार डाला गया, और जो कमा सकते थे उनके हाथ पांव तोड़कर सदा के लिए अपाहिज बना दिया गया। समझ रहे हैं, उनका हाथ पांव तोड़ के सदा के लिए अपाहिज बना देता है। पूरा का पूरा जाट जो गैंग गया है ये सब। एक दो नहीं, इसको आप देखिए, जातिवाद का ये सबसे घिनौना चेहरा है कि आपने मॉब लिंचिंग सुनी होगी कि मॉब लिंचिंग कर दिए। ये भारत में जातिवादी लिंचिंग कैसे की जाती है जातिवाद का, इसका ये एग्जाम्पल आप देखिए। अब क्या करते हैं, सदा के लिए अपाहिज बना दिया गया। महिलाएं सामान्य दाम्पत्य भी नहीं जी सके, इस स्थिति में धकेल दी गई। मतलब जो महिलाएं थीं उन वो सामान्य दाम्पत्य जीवन कहने का मतलब जो आपका उनके जो योनि वगैरह थी उसको किस तरह से हानि पहुंचाएगी उसकी बात चल रही है, जो आगे अभी मैं बताऊंगा। और इस परिवार के जो युवा वहां मौजूद ही नहीं थे, उन पर और अन्य घायलों पर रामस्वामी गोस्वामी की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। अब ये क्या किए थे सब जाट, एक रामपाल गोस्वामी किसी को उठा के ले गए थे सब वहां पे। ये आगे आपको मिल जाएगा, आगे दिया हुआ है। उठा के ले जाते हैं सब और उसको गोली मार देते हैं, और उसका आरोप लगाते हैं किस पे, तो उन पे लगाते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं थे। ये इस किताब बता रहा है, आगे अब सुनिए। अच्छा, मृतकों की स्थिति। रत्नाराम, अब ये जो मोर्चरी में या जिस तरह से पुलिस में जब लाशों को रखा गया तो उनकी जो स्थिति जो बयान की गई है उसका वो बताया है। बोल रहे रत्नाराम जो थे, जो ससुर थे, मतलब उस घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, उनके सिर पर गहरा घाव था, खून जमा हुआ था, चेहरे और सिर पर खून जमा था, दोनों हाथ कुचल दिए थे सब, हाथ तोड़ भी दिए थे, दोनों पैरों पर गहरे खून आलूदा घाव, नलिया पूरा तोड़ दिए थे, दोनों पैरों और हाथों को कुचलने के निशान नजर आ रहे थे। सोचिए, इतना कांड करने वाला बेइज्जत बरी कर दिया, इतना घृणित काम करने वाले 40 आरोपियों को बेइज्जत बरी किया जा रहा है। सोचिए, कल परसों की भी बात है अभी।